हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम प्रीलिम्स बूस्टर जो है अपना सुबह नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू तो रखना है। तो आज हम थोड़ा लेट इसको जो है कंडक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी द टॉपिक्स फॉर टुडे। तो हमने पिछले कुछ दिनों से प्रीलिम्स बूस्टर सेशन जो है वो कंडक्ट नहीं किया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। मैंने आपको कम्युनिकेट भी कर दिया था एडवांस में। तो वो सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। तो इंडियन आर्मी जो चीफ है उन्होंने बोला है कि आर्मी जो है वो 2 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो है वो सितंबर 2022 तक जो है वो डिप्लॉय करने का ट्राई कर रही है। तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप क्या होते हैं? ये एक मेजर जनरल रैंक ऑफिसर द्वारा हेड किए जाएंगे, जो कि ब्रिगेड साइज यूनिट्स होंगे। और इनकी स्पेशलिटी क्या होगी कि इनको बहुत जल्दी मोबिलाइज किया जा सकता है। आपको याद होगा जब हमारा पार्लियामेंट पर अटैक किया गया था, तो हमने ऑपरेशन पराक्रम किया था, जिसमें हमने अपनी आर्मी को पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर डिप्लॉय किया था। पर हमको तब समझ आया कि हमारी आर्मी की डिप्लॉयमेंट में बहुत टाइम चला जाएगा। उस टाइम पर हमें रियलाइज़ हुआ कि इनकी मोबिलाइजेशन जल्दी से जल्दी करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तब से हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के ऊपर। तो अब हमने देखा है कि हम इसको बना सकते हैं और इसमें 5,000 तक के जो है ट्रूप स्ट्रेंथ होगी। डिफेंसिव भी काम करेगा, ये ऑफेंसिव भी काम करेगा। इनकी मेन स्पेशलिटी ही यही है कि ये बहुत लीदल होंगे और बहुत ही मॉडर्न वॉरफेयर को जो है वो फाइट करने के लिए जो है वो काम कर सकते हैं। और बहुत जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी इनको मोबिलाइज किया जा सकता है, कितनी जल्दी ये स्ट्राइक कर सकते हैं एनिमीज़ को, इसी के ऊपर इनकी स्पेशलिटी रहेगी। अब इसकी सिग्निफिकेंस भी यही है कि हम जितनी भी इन्फेंट्री हो, चाहे आर्टिलरी हो, इंजीनियर्स, आर्मर्ड, सारे जो है आर्मी के जितने भी जो है सर्विसेज हैं, उन सबको हम कैसे इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी मोबिलाइज कर सकें, ताकि हम बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ जो है फाइट कर सकें। ठीक है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन इनकी मोबिलाइजेशन 12 से 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। पहले जैसे हमें देखा था कि एक एक हफ्ता लग जाता था आर्मी को मोबिलाइज करने में पाकिस्तान बॉर्डर पर, अब वो नहीं होगा। 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे जो है मोबिलाइजेशन कंप्लीट कर ली जाएगी। ठीक है। तो ये अब सितंबर 2022 तक आर्मी ने टारगेट रखा है इसको डिप्लॉय करने का। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिपल टेस्ट ऑफ रिजर्वेशन। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ जो है एक पिटीशन फाइल हुई है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं करवा रही है, क्योंकि उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन अभी तक ईयर मार्क नहीं किया है। तो वार्ड्स उन्होंने उसके हिसाब से जो है वो डिलिमिट नहीं किए हैं। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यही कह रही है कि जब तक हम ओबीसी की रिजर्वेशन जो है वो नहीं ग्रांट कर देते, जब तक उसके हिसाब से हम वार्ड्स नहीं नोटिफाई नहीं कर देते, तब तक हम इलेक्शन कैसे कराएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ आप इस वजह से कि आपने ओबीसी रिजर्वेशन के जो है डिलिमिटेशन नहीं किया अभी तक, उसकी वजह से आप इलेक्शंस को नहीं टाल सकते। आपको 5 साल के टर्म के अंदर अंदर ही है इलेक्शन कराने पड़ेंगे। उन्होंने बोला है इलेक्शन तब भी कराने पड़ेंगे चाहे डिलिमिटेशन या रिजर्वेशन की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट ना हुई हो। अगर आपको इतना है तो आप उसको नेक्स्ट जो रिजर्वेशन है वो आप नेक्स्ट इलेक्शन में उसको आप यूज़ कर सकते हो, बट आपको 5 साल की जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करनी है। उसके लिए उन्होंने ट्रिपल टेस्ट का भी जो है वो हवाला दिया है। उन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके साथ मिलकर आप ट्रिपल टेस्ट को जो है वो वेरीफाई करें, उसके हिसाब से रिजर्वेशन दें और उस ट्रिपल टेस्ट के हिसाब से आप जो है डिलिमिट कर सकते हैं जो आपके वार्ड्स को। तो ट्रिपल टेस्ट क्या है ये देखते हैं। तो कृष्ण मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ट्रिपल टेस्ट बताया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा फॉर लोकल बॉडी पोल्स। इसके अंदर कहा गया कि अगर आपको रिजर्वेशन या डिलिमिटेशन करनी है आपको किसी आपको वार्ड्स की, तो आपको पहले एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना पड़ेगा जो कि एम्पिरिकल इंक्वायरी करे कि कितनी ज़्यादा जो है वो बैकवर्डनेस है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन में। फिर रिजर्वेशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ताकि आप बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन ना दे दो, ओवर ब्रेथ ना चले जाओ। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि जितनी आप रिजर्वेशन दोगे वो 50% जो है टोटल आपकी जो रिजर्वेशन की कैप है उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस ट्रिपल टेस्ट को विकास किशन राव गवाली वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स केस में भी जो है अपहेल्ड किया गया। ठीक है। अब जो है
इस ट्रिपल टेस्ट के बेसिस पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो डीलिमिटेशन करेगी और उसके बाद जो है लोकल आपको उससे चाहे वो डीलिमिटेशन में कितना भी टाइम लगे आपको 5 साल के अंदर अंदर इलेक्शन लोकल बॉडीज़ के कराने पड़ेंगे। अब ये लोकल बॉडीज़ की टर्म्स क्या कितनी होती हैं, तो हमारा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि 5 साल की टर्म के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो फ्रेश इलेक्शंस जो है लोकल बॉडीज़ के वो 5 साल की टर्म के अंदर होने चाहिए। अगर उस लोकल बॉडी को 5 साल से पहले डिसोल्यूशन कर दी गई है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। और अगर जो टर्म लिमिट है आपकी लोकल बॉडी की जो 5 साल की, उसके 6 महीने पहले ही या उसके 6 महीने के बीच में जो है ख़त्म होने के 6 महीने के बीच में अगर आपकी डिसोल्यूशन हुई है तो आपको इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। तब आप जो है उस 6 महीने तक आप के बाद आप इलेक्शन करा सकते हैं जब वो टर्म ख़त्म हो रही है। लेकिन अगर आपने समझ लो 2 साल बाद ही डिसोल्यूशन कर दी है तो आपने जो न्यू आप पंचायत चुनोगे वो सिर्फ अगले 3 साल के लिए होगी। मतलब जो आपकी ओरिजिनल डिसोल्यूशन वाली डिसॉल्व किया था जो आपने जिस पंचायत को, उसका जितना टर्म रिमाइंडर रह गया था सिर्फ उतने ही टर्म के लिए वो इलेक्शन जो है वो वैलिड रहेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑफ बजट बोरोइंग्स ऑफ स्टेट्स। तो ICRA हमारी रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने बोला है कि स्टेट की जो बोरोइंग है उसके ऊपर इस साल लिमिट लगने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया है कि स्टेट की जो बोरोइंग्स है उसमें हम स्टेट्स की ऑफ बजट बोरोइंग्स को भी काउंट करेंगे 2020 और 21 से। तो अब हुआ क्या है, ऑफ बजट बोरोइंग्स क्या होती है? आपको पता है कि स्टेट जो है या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके ऊपर एक लिमिट लगाई है FRBM एक्ट ने कि आप उससे ज़्यादा बोरोइंग नहीं कर सकते। लेकिन तो क्योंकि आपका वो फिजिकल डेफिसिट में काउंट होगा। लेकिन स्टेट्स या सेंटर क्या करते हैं कि वो अपने PSU द्वारा या अपने कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा लोन ले लेते हैं जो कि उनके फिजिकल डेफिसिट में उनकी बैलेंस शीट में काउंट नहीं होगा, जबकि वो उनके खुद के ही PSU है। तो ये ऑफ बजट बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही थी, इसलिए सेंटर ने फैसला लिया कि उनकी ऑफ बजट बोरोइंग्स को भी जो है स्टेट के ही डेट में इक्वेट किया जाएगा। तो पिछले 2 साल में जो उन्होंने ऑफ बजट बोरोइंग्स की हैं उनको मिलाया जाएगा, उसके ही बेसिस पर जो है स्टेट का डेट कैलकुलेट किया जाएगा। तो स्टेट्स इसमें ये बोल रही हैं कि हमारा तो फिर फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ऑफ बजट बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा की हुई हैं। बट ये एक पॉजिटिव स्टेप इसलिए है क्योंकि वरना वो अपने PSUs पे जो अपनी पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ पे या अपनी एंटिटीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा डेट डाल रही थी अपने बजट को सही करने के लिए कि वो कोलैप्स हो जाती हैं अगर वो स्टेट जो है, अगर गवर्नमेंट जो सेंटर है वो ऑफ बजट बोरोइंग को कैलकुलेट ना करता फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए स्टेट्स का। ठीक है। तो अब जो है वैसे स्टेट्स की बोरोइंग जो है वो कैसे जो है स्टेट की बोरोइंग्स कैसे की जाती है, तो आर्टिकल 293 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रेश बोरोइंग के लिए अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडेप्टेड है। तो फिर हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो भी फिजिकल डेफिसिट टारगेट जो है वो मेंशन करता है स्टेट्स के लिए भी और सेंटर के लिए भी, और एक परसेंटेज रेट दे दिया जाता है। जनरली तो FRBM एक्ट के अंदर वो 3% होता है स्टेट के GSDP का, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। उससे ज़्यादा स्टेट बोरोइंग नहीं कर सकती है। लेकिन अभी कोरोना के टाइम पर क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप 3% की बजाय 5% GSDP तक बोरो कर सकते हो, लेकिन आप 5% तभी बोरो कर पाओगे अगर आप पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करोगे। बहुत सी स्टेट्स हैं उन्होंने पावर सेक्टर रिफॉर्म किए, उनकी जो है बोरोइंग लिमिट को बढ़ाया गया, पर बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स नहीं किए तो उनकी जो है उनको 0.5% जो है वो कम बोरोइंग अलाउ की गई। अब सेंट्रल जो लोन मिलते हैं स्टेट्स को, जो लोन मिलते हैं सेंटर को, सेंटर द्वारा स्टेट्स को स्पेशल असिस्टेंस के फॉर्म में, उनको जो है बोरोइंग सीलिंग में कैलकुलेट नहीं किया जाता। ठीक है। जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो है पैसा मिलेगा लोन के तौर पे स्टेट्स को, उनको उनकी डेफिसिट में कैलकुलेट नहीं किया जाता। ठीक है। अब सेंटर जो है उन्होंने आपको जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में उनको 2% एक्स्ट्रा बोरोइंग की इजाज़त दी थी स्टेट्स को, ताकि वो कोविड से जो है वो डील कर सके। अब न्यू चेंजेस से होगा क्या, एक तो सेंटर जो है जो स्टेट्स हैं जो वो सेंटर की जो सीलिंग है 3% या अब जो 5% की उसको इवेड कर रही थी ऑफ बजट बोरोइंग्स करके। ठीक है। तो अब उसको जो है हमारे जो FRBM एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको वायलेट कर रही थी। ठीक है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट जो है
अब उनको इस बोरोविंग्स को अब जो है बाद में तो वापस देना था। ऑफ बजट बोरोविंग्स अगर वो कर रही हैं तो उनको तो अपनी जेब से पैसा देना है ना, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है फिजिकल डेफिसिट में। तो इसलिए अब जब ये भी कैलकुलेट होना शुरू होगा तो स्टेट्स जो है वो थोड़ा सा जो है सेंसिबल हो जाएंगी, कि उनको पता लग जाएगा कि अगर वो इस राउट से पैसा बोरो करने लगेंगी वो भी कैलकुलेट होगा, तो थोड़ी सी फिजिकल प्रूडेंस उनमें आने के चांस है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिशन अमृत सरोवर। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने मिशन अमृत सरोवर जो लॉन्च किया है, इसके अंदर 75 वाटर बॉडीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएंगी और ये 15 अगस्त 2023 तक का प्रोग्राम है। टारगेट ये है कि 50,000 वाटर बॉडीज़ लगभग 1 एकड़ या 1 एकड़ से ज़्यादा की बनाई जाए, जिसमें 10,000 क्यूबिक मीटर वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी हो। इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो टेक्निकल पार्टनर है। स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलकर भी इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइनॉरिटीज़। तो हमारी एक PIL फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि सेंटर के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं होनी चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को डिफाइन करने की। तो अभी PIL क्या कह रही है कि सेक्शन 2F जो है NCMEI एक्ट 2004 का, वो आर्बिट्रेरी पावर्स दे रहा है सेंटर को माइनॉरिटी डिफाइन करने का। तो इस एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि माइनॉरिटी वो कम्युनिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है। तो इसमें तो बहुत आर्बिट्रेरीनेस है ना, सेंटर किस बेसिस पर जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को नोटिफाई करेगी, तो इसके ऊपर जो है ये PIL फाइल की गई है। सिमिलरली ये भी कहा गया है कि सेक्शन 2C जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का, उसके अंदर भी सेंटर को सिमिलर पावर्स मिली हैं और जो है सेंटर जो है वो ऐसे ही आर्बिट्रेरी डिसीजन ले रहा है। 2005 में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट और पारसीज़ को उस टाइम की गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ नेशनल लेवल पर जो है डिक्लेयर किया। 2014 में जैनिज़्म को भी डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन याद रखो स्टेट्स के पास भी पावर है कि वो अपने स्टेट के अंदर माइनॉरिटीज़ को नोटिफाई कर सकती हैं। जैसे महाराष्ट्र ने ज्यूज़ को नोटिफाई किया 2016 में एज माइनॉरिटी इन द स्टेट। अब ये PIL क्या एक आर्ग्यू कर रही है कि जो TMA पाए फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है 2002 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो माइनॉरिटी की डिटर्मिनेशन है वो स्टेट लेवल पर होगी, पूरे इंडिया के लेवल पर नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वैसे कहने को हिंदू कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, लेकिन वो बहुत सी स्टेट्स में माइनॉरिटी है। तो अगर उनको माइनॉरिटी का टैग नहीं मिला है नेशनल लेवल पर, तो वो उन स्टेट्स में माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं एंजॉय कर पाती जहाँ पर वो माइनॉरिटी में है। जैसे मुस्लिम्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी में है, हिंदूज़ वहाँ पर माइनॉरिटी में है, लेकिन हिंदूज़ को वहाँ पर माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता। सिमिलरली नागालैंड में क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में है, जबकि वो नेशनल लेवल पर उनको माइनॉरिटी जो है डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है। तो ये PIL आर्ग्यू कर रही है कि इसको स्टेट लेवल यूनिट पर बनाया जाए। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टोमेटो फ्लू। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी सर्वेलेंस जो है बॉर्डर पर वो है रैंप अप कर दिया है, क्योंकि टोमेटो फ्लू के केसेस बहुत ज़्यादा डिटेक्ट होने लगे हैं केरला में। तो टोमेटो फ्लू क्या है? इसमें आपके रेड ब्लिस्टर्स जो है आपके रैश जैसे हो जाते हैं पैरों पे, और ये 4-5 साल के जो बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे उनको ज़्यादातर इफेक्ट करता है, उससे बिलो के बच्चों को। ठीक है। इसके अंदर रैशेस हो जाते हैं, स्किन इरिटेशन, डिहाइड्रेशन होती है, लेग्स और हैंड्स के कलर चेंज होने लगते हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अपने आप ही ठीक होता है। कंटेजियस भी है, इसलिए इसको जो है पर्सन जो इससे इन्फेक्ट हो जाता है उसको आइसोलेशन में रखना पड़ता है। और कहा जाता है बच्चों को कि वो अपने ब्लिस्टर्स को स्क्रैच ना करें। ठीक है। अब इसमें फ्लूइड इनटेक जितनी ज़्यादा की जाएगी डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, उतनी जल्दी जो है वो बॉडी जो है रिकवर कर सकती है। ठीक है। तो कोई दवाई तो है नहीं है इसकी, ना कोई इसकी वैक्सीन है। तो आपको बस अपना फ्लूइड टेक रखना है, अच्छा डाइट अच्छी रखनी है, उससे ही जो है बच्चे की जो है रिकवरी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकुलिन कन्वेंशन। तो 12th मीटिंग जो इंटरपोल की मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स की है, उसमें CBI ने पार्टिसिपेट किया है और मैकुलिन कन्वेंशन के ऊपर जो है वो डिस्कशन किया गया। अब इसमें कहा गया है कि जो मैच फिक्सिंग करते हैं वो न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और अभी भी पुराने मेथड्स ऑफ मैनिपुलेशन का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एथलीट्स को ख़रीदना, यंग प्लेयर्स को ग्रूम करना, उनको जो है मैच फिक्सिंग के लिए मोटिवेट करना। तो उन सब से डील करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैकुलिन कन्वेंशन क्या है? काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, ये इसका ऑफिशियल नेम है। इसको हम मैकुलिन कन्वेंशन भी कहते हैं। ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कि मैच फिक्सिंग को कर्ब करने के लिए बनाई गई थी। सितंबर 1, 2019 में ये
इन्फोर्स हुई है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तो ये एक टाइगर रिजर्व राजस्थान में नोटिफाई किया गया है। इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व बना है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। और ये टाइगर हैबिटेट आपके रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है इस रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के, और इसके ही साउदर्न साइड पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व पड़ता है। यहाँ पर इंडियन वुल्फ, लेपर्ड, स्ट्राइप्ड हाइना, स्लॉथ बियर, गोल्डन जैकल एट्सेट्रा, ये सब आपको जो है वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये रिसर्च और एजुकेशन के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। यहाँ पर जो है हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स हैं, भीमलत, रामगढ़ पैलेस, इससे जो है यहाँ पर इको टूरिज़्म प्रमोट होगा। तो कैसे एक टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया जाता है? तो सेक्शन 38V सबसेक्शन 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिकमेंडेशन को मानना पड़ेगा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। तो मतलब स्टेट के ऊपर मैंडेटरी है कि टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो NTCA है, उनकी रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और उनको नोटिफाई करना पड़ता है टाइगर रिजर्व को। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बाउंड्री को भी ऑल्टर नहीं कर सकती बिना अप्रूवल ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल के बिना। स्टेट गवर्नमेंट किसी टाइगर रिजर्व को डीनोटिफाई भी नहीं कर सकती इन दोनों एजेंसीज के बिना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो है इसमें सेंटर की जो है जो पावर्स आप कह सकते हो इसमें जो है वो ज़्यादा आ जाती है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैटसोडे, ठीक है। तो ये एक फॉसिल हमको जो है लद्दाख हिमालयाज़ में मिला है, जो कि एक एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ मीडियम साइज्ड जाइगेंटिक स्नेक्स का है, जो आपके मिड पैलोजीन टाइम्स में डिसअपेयर हो चुके थे। और ये ऑस्ट्रेलिया, गोंडवाना कॉन्टिनेंट्स में मिलते थे एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ भी पाए गए हैं। तो कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये वाला जो एरिया है उस टाइम पर मिड पैलोजीन या फिर पैलोजीन टाइम पर जो है वो उस टाइम पर यहाँ पर ये एरिया जो है वो उस टाइम पर एग्जिस्ट करता था। तो ये इस फॉसिल्स की वजह से जो है हमको टाइमिंग ऑफ दिस एरिया पता लग रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैन ऑन वीट एक्सपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने वीट एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया है 13 मई से। क्यों किया है बैन? क्योंकि वीट फार्मर्स 15 से 20% लेस ग्रेन जो है वो हार्वेस्ट कर रहे हैं। इस साल जो है वीट का जो है हार्वेस्टिंग अच्छे से नहीं हुई है। इवन जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी है वो पिछले 8 साल के सबसे हाईएस्ट रेट पर पहुंच चुकी है। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट भी जो है वो पिछले 15 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। इसलिए हम प्राइमेसी दे रहे हैं कि अपने कंट्री की जो है फूड अवेलेबिलिटी को जो है वो हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, और हम इसको एक्सपोर्ट को इसीलिए बैन कर रहे हैं। जबकि पीएम मोदी जो है उन्होंने WTO को अश्योर किया था कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगा फूड ग्रेन्स और पूरे वर्ल्ड को फीड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि हमारे बारे में जो है ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा जो है मैसेज नहीं जाएगा कि पहले खुद ही कमिट किया है, और एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हम कभी भी अपनी जो है डोमेस्टिक सिचुएशन को देखकर अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, बट ये क्रिटिसिज्म जो है आपकी डोमेस्टिक जो है सिचुएशन को देखते हुए आपको प्रीमेसी देनी पड़ेगी कि आप अपनी पॉपुलेशन की जो है नीड्स को पूरा करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रूज टूरिज्म। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है उन्होंने फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 को मुंबई में इनॉग्रेट किया है, और इसके अंदर इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और फिक्की दोनों द्वारा जो है वो जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इंडियन क्रूज़ मार्केट का पोटेंशियल 10 गुना बढ़ने का अगले डेकेड में जो है वो पोटेंशियल है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है सेक्रेटरी टूरिज्म और सेक्रेटरी शिपिंग द्वारा, जो कि एक एडवाइजरी कमेटी होगी, और ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी कि हम कैसे क्रूज़ टूरिज्म को कंट्री में प्रमोट कर सकते हैं। थीम बेस्ड कोस्टल डेस्टिनेशन सर्किट्स भी जो है वो प्रपोज किए गए हैं, जैसे कि गुजरात पिलग्रिमेज टूर्स, वेस्ट कोस्ट कल्चरल एंड सीनिक टूर्स, साउथ कोस्ट आयुर्वेदिक वेलनेस टूर्स और ईस्ट कोस्ट हेरिटेज टूरिज्म, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन ऑफ 7 मेजर पोर्ट्स भी किया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि हम अभी जो हमारा 0.4 मिलियन का ट्रैफिक है क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक, उसको बढ़ाकर 4 मिलियन तक कर सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पुलुलान।
तो साइंटिस्ट ने एक बायोमटेरियल फाउंड किया है जो कि जल्दी से जल्दी आपके वुंड्स को डिसइंफेक्ट कर सकता है और आपकी ताकि जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो सके, ठीक है। इसको आईआईटी मंडी, आईआईटी दिल्ली और नाइसर जो है भुवनेश्वर, इन्होंने मिलकर जो है वो बनाया है। और इसको कहाँ से डिराइव किया गया है, एक आपकी फंगस होती है ओरियोबैसिडियम पोलुलांस, उसमें से इसको डिराइव किया गया है और ये बायोमटेरियल आपके वुंड्स को जल्दी से जल्दी हील करने में हेल्प कर सकता है। एंसेफेलाइटिस वायरसेस, तो एक वैक्सीन बनाई गई है EEEV, WEEV और VEEV, इन तीनों वायरसेस के लिए। ये तीनों वायरस आपके इन्फेक्टेड मॉस्किटो से जो है वो स्प्रेड होते हैं ह्यूमंस में, फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं इससे, और कई बार इससे न्यूरोलॉजिकल डैमेज या डेथ भी हो सकती है। तो एक वायरस लाइक पार्टिकल का यूज़ करते हुए ये आपकी वैक्सीन बनाई गई है और इसने अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो इन वायरसेस के खिलाफ दिखाया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थॉमस कप। तो इंडिया जो है वो पहली बार थॉमस कप का टाइटल जीता है 2022 में। ये वर्ल्ड की, थॉमस कप क्या होता है, वर्ल्ड मैन टीम चैम्पियनशिप होती है बैडमिंटन कंपटीशन की, और इसमें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला टूर्नामेंट जो है वो 1948-49 में कंडक्ट किया गया था, हर 2 साल बाद इसको कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है BV दोषी जी। तो बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जी जो है उनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का मिला है, जिसको हम वर्ल्ड हाईएस्ट ऑनर फॉर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। जो हमारे आर्किटेक्ट हैं इनको जी BV दोषी जी जो है इनको रॉयल गोल्ड मेडल भी मिल चुका है और प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ भी इनको अपने ही लाइफ में मिल चुका है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है रॉयल गोल्ड मेडल की, क्योंकि इसमें जो है क्वीन एलिजाबेथ जो है वो खुद जो है वो अप्रूव करती है पर्सनली, ठीक है। तो इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसको बहुत ही बड़ा एक अवार्ड माना जाता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is integrated battle groups. So Indian Army Chief has recently said that Army is planning to deploy 2 integrated battle groups by the end of September 2022. So what are these integrated battle groups? So they are basically brigade-sized units, but they are specialized because they have agile mobilization. They are self-sufficient combat formations, and they are headed by a major general rank officer. They have about they have a troops and strength of about 5,000, and why they are more lethal, because they have an ability to mobilize themselves very fast. They can swiftly strike against the enemies also. So why we have formed these integrated battle groups? Because after the Parliament attack, we launched this Operation Parakram when we mobilized Indian Army on the borders of Pakistan, and we realized that it took a lot of time, almost 1 week, for all the formations of Indian Army to be mobilized on the borders. So at that time we realized that in case we have to strike Pakistan in a very swift manner, we lack that capability. So at that time we realized that we should have some provisions where we can mobilize all formations of our army and strike the enemy country in a swift manner. So at that time integrated battle group was envisioned, and now we have started to deploy these units now. Okay, so what is the significance? Of course, these can be mobilized very fast, so they will have a mixture of every arm and service of the Indian Army, and they can fight together in a very effective manner in a very short time frame. Okay, so it is being said that, of course, that depending upon location, their mobilization will not take more than 12 to 24 hours. Okay, so of course, now let us see the next topic, which is triple test of reservation. A petition was filed in Supreme Court against Madhya Pradesh government's decision to put on hold the local body elections, because Madhya Pradesh government is saying that they have not yet notified or delimited the extent of the wards based upon OBC reservation. But the Supreme Court has said that delay in the delimitation exercise for OBC reservation cannot be the reason to hold up local body elections. If you have not delimited the reservation, the wards based upon reservation, it is okay. You just conduct the elections to local bodies before the 5-year term. Okay, so and they have also mentioned about the triple test while delimiting the extent of the wards based upon reservation. So what is this triple test? Let us see that also.
So triple test is basically a test that was given by Supreme Court in Krishnamurthy versus and Ors versus Union of India judgment, and it notified the a triple test which should be taken care by the government or the state election commissioners for reservation of seats in local body polls. So this test says that you have to set up a dedicated commission to conduct rigorous empirical inquiry into the nature of backwardness. Then you have to also specify the proportion of reservation that should be given so that it does not go over breadth, and that reservation should not exceed the 50% of the reservation that has been reserved in favor of SC and ST and OBCs together. So this judgment was also upheld by the Supreme Court in Vikas Kishan Rao Gavli versus the state of Maharashtra and others case in March 2020. So anyways, let us also see what is the extent or the duration of local bodies. So as per the 73rd and 70 and 74th Constitutional Amendment Acts, the local bodies should have a 5-year term of office, and fresh elections to the local bodies have to be completed before the expiry of this 5 years. In case these local bodies are dissolved before the 5 years, then elections must be conducted within 6 months of the time. Okay, but if that time is close to the 5 years ending of the local body, then you do not need to conduct separate elections. You can wait for that period of 6 months. But in case, let's say this local body has been dissolved just after 2 years, and then when you hold the elections, the newly elected local body would function only for 3 years, because the remainder time frame of the local body was 3 years only. So that new panchayat would function only for the remainder of the period. Okay, so the next topic is off budget borrowings of states. So according to a rating agency ICRA, states borrowing limitations has been constrained because the central government has said that they will start calculating the off budget borrowings in the fiscal deficit target of the states from 2020 and 21 onwards. So what is the issue? You know that off-budget borrowings are the tools which the governments, both at the center and the states, utilize. What they do is, because they want to avoid loans from their balance sheet, so what they do is they ask their PSUs or other entities to take loans on behalf of the government, so that the government's balance sheet remains clean, whereas the PSUs start suffering. Okay. Of course, that loan would be given back by the government, but it would not show on their balance sheet. It would show on the balance sheet of the PSUs or the entities. So now the central government has realized that when many states started started taking the resort to this facility, that they started using off-budget borrowings to finance their expenditure. But now the center has realized that the states would go bankrupt if they continue to go for off-budget borrowings, and now the center has said that they will start calculating this off-budget borrowings also in the state's fiscal deficit. So that is of course a positive step, because it will bring out budgetary openness of the states, because many states were taking too much loan out of off-budget borrowings, because they realized that their fiscal deficit target would not be crossed even at the cost of the PSUs that come under their states. Okay, but now since in the last 2 years, whatever off budget borrowings they have taken, the center would calculate that also while calculating the fiscal deficit of the state. Okay, so how do the states borrow? So article 293 subsection 3 of Indian Constitution says that center's permission has to be taken before any fresh borrowing by the states in case they are indebted to the government of India. So what happens is that generally the Finance Commission gives the states and the center both a fiscal deficit target for the time frame of 5 years, and that percentage rate is uniformly applied to all state governments. Okay, so for example, the FRBM Act says that the states cannot borrow more than 3% of their GSDP. Okay, so every year, of course, and
but you realize that there was corona pandemic, so the central government allowed the states to borrow as much as 5% of their GSDP only if they carry out power sector reforms. So many states carried out those reforms, but many states didn't. So this 0.5% extra borrowing was allowed only if the state was taking power sector reforms. Okay, but of course there are certain loans which are provided as special assistance to states for capital investment, and these loans are not calculated while loans are not included while calculating the budget borrowing ceiling of the states. Okay, so what are the new changes? Of course, now off budget borrowings will also be calculated will also be included while calculating their fiscal deficit. So this would of course limit the avenues of raising finance by the state governments. But of course this would also instill fiscal prudence in states, because otherwise the states were taking loans using their PSUs, and they were eventually going bankrupt in that exercise. Okay, so now let us the next topic, which is Mission Amrit Sarovar. So to conserve water for the future, PM Modi has launched this new mission, and the aim is to develop and rejuvenate 75 water bodies in each district. And this mission is to be completed by 15th of August 2023. The aim is to create 50,000 water bodies of a size of about an acre or more, and the implementation of the program will be done by the whole of government approach. Many departments are involved in it. Bhaskar Acharya, National Institute for Space Application and Geoinformatics, will be the technical partner of this mission, and this mission would work through states and districts. Okay, so the next topic is minorities. So a PIL has been filed in the Supreme Court of India, and it is challenging the powers of the center to notify minority communities, because the NCMEI Act and the National Commission for Minorities Act says that the term minority would be any community which is notified by the central government. But what it means is that once the central government notifies a minority community, then it is applicable to the whole of the country, even if that community is not a minority in a specific state. So states of course can also notify minorities, like Maharashtra notified these Jews as minorities in the state in 2016. But this PIL is arguing that the the state level should be the criteria for the determination of minority and not whole of India. Okay, so because that's why what is happening, because like in many states, like in Jammu Kashmir, Hindus are in minority, but they're not given the minority status because they are not declared as minorities at the national level by the central government. So that is what the PIL is arguing, that this purpose of determining minority must be at the level of state and not the whole of India. Okay. So the next topic is tomato flu. So Tamil Nadu has ramped up surveillance because tomato flu cases are being reported in Kerala. So this is basically a flu which gets its name because of the red blisters that it causes on the skin of the infected person. Generally, it affects the children below the age of 5 years. So it gives rashes, skin irritation, and dehydration, and it also changes the colors of legs and hands. So generally, there is no specific drug that can be used to give treatment, and it is also self-limiting one. It is also very contagious, so the person who is infected with it has to be kept in isolation, and the children are asked to stop scratching their blisters because that could also cause the flu. And there is no treatment for it, so you have to increase your fluid intake to counteract the dehydration. Okay. So the next topic is Macolin Convention. So the 12th meeting of Interpol's match fixing task force has been completed, and CBI participated in that conventional discussion. And what is this? What was discussed? Of course, it was discussed that
emerging uses of technology has been utilized by the match fixers. They're using big data and social media. They are even manipulating the athletes. So we have to generate awareness, and we have to improve our intelligence sharing to curb this menace of match fixing. So of course, what is this Macolin Convention? The official name of this convention is Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions. It is also known as the Macolin Convention. It is a multilateral treaty which is aimed at checking match fixing. Okay, it came into force in September 2019. So the next topic is Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve. So this has been notified as the 52nd Tiger Reserve of India. It is the fourth Tiger Reserve of Rajasthan. This Ranthambore Tiger Reserve is located in the northeast of Ramgarh Vishdhari Reserve, and Mukundra Hills Tiger Reserve is located on the southern side of this reserve. So certain wild animals like Indian wolf, leopard, striped hyena, etc. They can be seen in this tiger reserve. So how a tiger reserve is notified? Of course, under the section 38V subsection 1 of Wildlife Protection Act, the state government has to notify an area as a tiger reserve upon the recommendation of Tiger Conservation Authority, that is the NTCA. So it becomes mandatory for the state to accept the recommendation of NTCA. They cannot even alter the boundaries of that tiger reserve without the permission of NTCA and NBWL. They cannot even denotify a tiger reserve except with the permission of this NTCA and the NBWL. Okay, so these are the provisions. The central government or their agencies have a say in the notification of a tiger reserve. So the next topic is Matsode. So this is a fossil of a snake which has been found in Ladakh Himalayas. So it is an extinct group of medium-sized to gigantic snakes, and generally it is believed that this group disappeared in the mid-Paleogene era, and it was found across the Gondwana continents except for Australia. Okay, so scientists are reporting that this is the first time that this snake has been found in the late Oligocene era. Earlier, it was believed that these snakes got extinct in the state got extinct in the Paleogene era, but now we have seen that this belongs to late Oligocene era also. So this fossil is being utilized to see the age of this continent and the area of Ladakh Himalayas. Okay. So the next topic is ban on wheat exports. So the government has banned the wheat exports with effect from 13th of May. There are several reasons for it. Of course, PM Modi said at the WTO that we can export grains to the world and we can feed the world. But now, after realizing that the wheat farmers have harvested 15 to 20% less grain, and even the annual consumer price inflation is crossing 8-year high mark, and also the government procurement of wheat is also at the lowest level in the last 15 years, the government has decided to take the hard decision of limiting exports. So this is also the criticism that once you promise the world that we are going to feed you, but then just backtrack on your export policy, so that would of course harm our credibility in terms of our export policy. Okay, so the next topic is cruise tourism. So Union Minister for Ports, Shipping and Waterways has inaugurated this first incredible India International Cruise Conference of 2022 in Mumbai. It has been jointly organized by the government and the FICCI. So of course the minister said that the cruise market has the potential to grow 10 times over the next decade. So for that, a task force headed by the Secretary Tourism and Secretary Shipping has been mandated to suggest measures for the development of cruise tourism. A high-level advisory committee has also been formed. So for that also, 4 theme-based coastal destination circuits are being proposed: Gujarat Pilgrimage Tours, West Coast Cultural and Scenic Tours, South Coast Ayurvedic Wellness Tours, and East Coast Heritage Tourism. So apart from that, upgradation and modernization of 7 major ports in the country will also be carried out. So we want to actually increase cruise passenger traffic from the current 0.4 million level to 4 million level. Okay, that is the 10 times increase in the next one decade.
So the next topic is Pullulan. So scientists have found a new biomaterial which can be used to disinfect wounds and hasten the process of healing. So of course, IIT Mandi, IIT Delhi, and NICER in Bhubaneswar, they have collaborated to derive this biomaterial. It is derived, of course, from a fungus, namely Oreobasidium pullulans, and it has been found to be very effective to disinfect wounds and fasten the process of healing. So the next topic is encephalitis viruses. So a new vaccine has been developed for EEV, WEEV, and VEEV. So these viruses generally transmit through humans through the bite of infected mosquitoes. They lead to flu-like symptoms. They can even lead to severe neurological damage or death also. But this vaccine has been developed using a virus-like particle using the protein of the outer shell of the viruses, and this has been found to be very effective against these viruses. So the next topic is Thomas Cup. So India has won its first ever Thomas Cup title after beating Indonesia. So this Thomas Cup is basically an international badminton competition. It's a world men's team championship, and Badminton World Federation members are represented in this tournament. This first tournament was held in 1948 and 49. It is conducted every 2 years. So the next topic is B.V. Doshi ji. So a very noted architect, Balkrishna Vithaldas Doshi ji, has won this Royal Gold Medal of 2022. It is the world's highest honor for architect, and he has been awarded both the Royal Gold Medal and the Pritzker Architecture Prize in his lifetime. So, of course, why this Royal Gold Medal is important? Because it is approved personally by the Queen Elizabeth. Okay, so these were our topics for today. Tomorrow we will start our usual routine at 7 a.m. Until then, goodbye and take care.